अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूँ। उसका टाइटल है 10 दिनों बाद पाकिस्तान को आईएमएफ के सामने घुटने टेकने ही पड़े। डिफेंस डिटेक्टिव की तरफ से ये वीडियो है। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के और आखिर तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। बहुत तबाही आने वाली आईएमएफ की इस डील के बाद। महंगाई की इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है अभी भी। पेट्रोल नमस्कार प्राइसेस दोस्तों, काफ़ी डिफेंस इंक्रीज हो डिटेक्टिव के गई एक हैं। और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ की सारी शर्तें मान ली हैं। मान ली। 10 दिनों तक ये मैराथन बैठक चली है और उसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने तय किया कि चलिए हर जो शर्त है आईएमएफ की मानी जाए क्योंकि पैसा चाहिए। हालांकि अभी भी आईएमएफ की तरफ से ये नहीं कहा गया कि वो पैसा हम कब दे रहे रिलीज हैं। कर रहे हैं और रिलीज कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले इशाक डार साहब जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने भरोसा दिलाया है पाकिस्तान की आवाम को कि भाई डील हो गई है, पैसे बहुत जल्द आ जाएंगे। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आजू काजमी जी मौजूद हैं। आरज़ू आजू जी काज़मी। नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आजू जी, ये जो डील हुई है और पाकिस्तान ने सारी शर्तें मानी हैं, तो ये मतलब कर्ज लेने के एवज में कितनी बड़ी कामयाबी कहा जाए पाकिस्तान के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये डील जो है ये इमरान खान के टाइम से जो है वो चल रही थी और अब जाके जो है इनकी मीटिंग हुई और कहा यही जा रहा है कि जितनी भी कंडीशंस थी वो सब इन्होंने मान ली हैं। इनके पास कोई और रास्ता था नहीं इसके अलावा, क्योंकि बाकी जो कई कई कंट्रीज़ हैं जिसमें गल्फ़ कंट्रीज़ भी हैं और चाइना भी है और यूरोपियन कंट्रीज़, उन्होंने यही कहा था कि पहले आईएमएफ से ले लीजिए, फिर हमसे बात कीजिए तो फिर हम भी कुछ फ़ंड दे देंगे। तो इस वक्त कंट्री को चलाने के लिए या बचाने के लिए इनको बहुत शदीद ज़रूरत है फंड्स की, तो इसलिए इन्होंने आईएमएफ की हर शर्त मान ली है। अब इसहाक डार साहब का कहना है कि जी 3 से 4 दिन लगेंगे, उसके बाद ही जो है वो फाइनली जो है वो आईएमएफ वाले बताएंगे या फिर ये कि समझे कि पैसे ये ट्रांसफर क्लियर करेंगे होगा। व्हाटएवर। लेकिन ये कि जब ये सब शर्तें मान ही चुके हैं तो ऑब्वियसली इनको फंड मिल जाएगा और उसमें 3 से 4 दिन तो लगेंगे बहरहाल। लेकिन आजू जी, अब ये फंड तो चलिए मिल जाएगा, 1.2 बिलियन डॉलर्स मिल रहे हैं आईएमएफ से, लेकिन इसके जो असरात हैं 170 बिलियन डॉलर्स का टैक्स लगाना पड़ेगा। ओह हाँ इतनी यार, मतलब भारी रकम का टैक्स। तो इससे पाकिस्तान की आवाम का क्या होगा? आप भी हमारी तो पाकिस्तान पहले ही की बस आवाम हो में चुकी शामिल है हैं, यार। तो क्या असर आप इसको कैसे देख रही हैं? मतलब कितना बड़ा झटका लगने वाला है पूरे पाकिस्तान को? देखिए, अगर तो किसी का घर जो है वो 2 लाख में चलता था पूरे महीने, अगर सब यूटिलिटी बिल्स हर चीज़ करके हाउस रेंट वगैरह करके, तो अब उनको 5 लाख चाहिए होंगे। अब बिल्कुल वो ऐसा ही 5 है। लाख कहाँ से आएंगे, ये लोगों को खुद सोचना पड़ेगा कि वो क्या करें, क्योंकि कौन सी चीज़ को कम कर दें, खाना कम कर दें, क्या ना करें। क्योंकि हर चीज़ महंगी भी होगी तो ज़ाहिर है लोगों की पहुंच से भी दूर हो जाएगी। अब उसके लिए लोगों के पास रास्ता तो कोई है नहीं, क्योंकि लोगों की जॉब्स भी जा रही हैं, साथ साथ कई लोग जो हैं, चाहे अभी रिसेंटली एक टीवी चैनल लॉन्च किया गया था, तो उन्होंने 1 डेढ़ महीने के अंदर ही 45 जो एम्प्लॉइज़ थे उनको निकाल दिया है। अब इसी किस्म की बातें हो रही हैं, लोग स्टाफ कम कर रहे हैं और स्टाफ को निकालते जा रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज़ उधर ही हैं। अब वो किस तरह से बिल्कुल ऐसा गुज़ारा ही है। करेंगे? ज़ाहिर है हकीकत इसके है। बाद क्राइम बढ़ने का इम्कान है, जो कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कराची में कहा जा रहा है कि चोरी और डाके और इस किस्म की चीज़ें बढ़ गई हैं और इस्लामाबाद में जो है वो रोड क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, जो कि पहले नहीं थे। नहीं कराची थे। में ऐसा ज़रूर था कि लोग चल फिर रहे हैं और फ़ोन पे बात नहीं कर सकते मार्केट में या रोड पे, क्योंकि बैग स्नैच ऐसा ही है करना और बिल्कुल। मोबाइल छीनना आम सी बहुत बात आम है सी बात है कराची में। कराची लेकिन में। इस्लामाबाद में ऐसा नहीं था, मगर अब इस्लामाबाद में भी ये चीज़ शुरू हो गई है। तो एक तरह का कहना चाहिए आईएमएफ का लोन आने से पहले ही और टैक्सेस लगने से पहले, या जो फ्यूल प्राइस बढ़ने जा रही है, सब चीज़ें जो बढ़ने जा रही हैं उसके बढ़ने से पहले ही लोगों की परेशानी जो है वो देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। अच्छा आरजू जी, क्या आईएमएफ ने ये भी कहा है कि भाई सरकार को अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, सेना को खर्चे कम करने पड़ेंगे? कुछ ऐसी बात भी हुई है? बिल्कुल हुई है और सबसे मुश्किल काम इनको यही लग रहा है, क्योंकि आईएमएफ की तरफ से कहा गया है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट में बैठते हैं,
उनके खर्चे भी कम करें, साथ ब्यूरोक्रेट्स के खर्चे भी कम करें, फौज के अंदर भी जो है वो उनके बजट में कटौती हो, बल्कि फौज को ही उन्होंने कहा है कि थोड़ा कम कीजिए। और साथ साथ जाहिर है कि एजेंसीज और सभी के पैसों के बारे में उन्होंने बात की है। ये लोग जो 4-4 गाड़ियां लेके घूमते हैं, बहुत सारे इनके नौकर होते हैं, स्टाफ होता है एक्स्ट्रा, उन्होंने कहा है कि अगर रखना है, जबकि फ्यूल भी ये गवर्नमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं ना, गवर्नमेंट को बिल दे देते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि अगर आपने ऐसा करना है तो वो पैसे खुद अपना पर्सनल होना चाहिए, फिर तो वो रखेंगे ही गवर्नमेंट के नहीं। पास से ना जाए। तो अगर किसी को 4 गाड़ियां रखनी है तो फ्यूल खुद ही रखना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है कुछ साल पहले ये पार्लियामेंट लॉजेस बड़ा मशहूर है हमारे यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस रुकते हैं। तो वहाँ पे कराची के एक मिनिस्टर जो थे एमक्यूएम के आए हुए थे, उनसे उन्होंने एक मीटिंग कर रखी थी अपने रूम के अंदर ही उन्होंने लोगों को बुला रखा था। तो वहाँ पे वो आम से कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, और कोई 3 या 4 उन्होंने हीटिंग सिस्टम लगा रखे थे जो इलेक्ट्रिक के। और मैं बड़ी हैरान हो रही थी क्योंकि एक ही अगर लगा लें तो अच्छा खासा बिल आता है, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं थी। और वो उसमें आराम से बैठे हुए थे। और अब वैसे भी कराची वालों को ठंड ज़्यादा लगती है, इस तरह से भी मैं कह रही हूँ कि बजाय इसके कि वो कुछ पहन ओढ़ लेते, तो ये सारे जो इनके खर्चे हैं ना, ये कम होंगे। फिर ये जो बार-बार नहीं गाड़ियाँ करते लेते हैं कम। 4-4 ऑफ़िस के नाम पे, और उसके ऊपर जो फ्यूल होता है, फिर इनका स्टाफ होता है, इन्हें कुक चाहिए, सब कुछ चाहिए। इनकी जो बेगमात होती हैं, उनके बड़े नखरे होते हैं। तो अगर ये सारे नखरे इन्होंने करने हैं, तो फिर अपनी जेब से करने पड़ेंगे, और जेब में इनके पैसा है। आप जानते हैं कि चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे हमारे ये फ़ौज के लोग हों, चाहे एजेंसीज़ के लोग हों, बड़ा पैसा है इनके पास। और अगर ये वही पैसा निकाल लें तो शायद आईएमएफ के पास भी ना जाना पड़ता, उल्टा आईएमएफ इनके पास आ जाता कि कुछ पैसे हमें दे दो, इतना इन्होंने चोरी कर रखी है। तो फिर खर्चा करें अपना, और अपने नखरे उठाएं। तो बेगमें मान जाएंगी, क्योंकि जनरल तो थोड़े कम नहीं, जनरल होते हैं, बेगम उनसे 2 कदम ऊपर भी जनरल सही होती है। बात है। ऐसा ही है। नहीं, बेगमात ने मान जाना चाहिए, कोई और सरकारी उनके गाड़ियों पास में उनके रास्ता नहीं है। ड्रेसेस और जा फिर रहे होते जाहिर है हैं। कि अपनी जेब से खर्चा करेंगे। और जो उन्होंने आदत डाल दी है इन लोगों को नखरे में रहने की, वो नखरा तो खैर नहीं जाएगा, एक आदत पड़ जाती है इंसान को। लेकिन ये कि अपनी जेब से करना पड़ेगा, तो शायद थोड़ी सी समझ आए इन्हें, आम आदमी की भी तकलीफ का अंदाजा हो कि जो मिडिल क्लास है और जो यहाँ पे आम पब्लिक है, जिसके पास इनके जैसा बेतहाशा पैसा नहीं है, वो किस मुश्किल में रहते हैं। अच्छा, अब आईएमएफ की शर्तें मानने का मतलब ये हुआ, जो मैंने डिटेल्स पढ़ी आपके यहाँ, जो मीडिया ने रिपोर्ट्स की हैं, उसके मुताबिक आपके पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, गैस के दाम बढ़ने वाले हैं, बिजली का दाम बढ़ने वाला है। बिजली के बारे में तो इशाक डार साहब ने एक खास डेटा पेश किया। उन्होंने बोला कि करीब 3 ट्रिलियन के अबाउट जो खर्चा है, आई थिंक पीकेआर की बात कर रहे थे, खर्चा होता है प्रोडक्शन में, और रिकवरी जो हो रही है वो नियर अबाउट 1.8 ट्रिलियन रुपीज़ की हो रही है। तो ये जो गैप है, ये 50% के करीब करीब गैप है। तो इस गैप को भरने के लिए जब टैक्सेस लगेंगे, और आम इंसान की कमाई तो बढ़ नहीं रही है, कमाई तो उसकी उतनी ही है, ऐसा ही इतना है। खर्चे का बोझ वो सहेगा कैसे? बहुत यही मुश्किल होगा हुई है यार। जी, कि फिर यही क्राइम क्राइम्स रेट बढ़ेगा। बढ़ेंगे। इसके अलावा तो कोई दूसरा रास्ता लगता नहीं, क्योंकि सैलरीज तो लोगों की उतनी ही रहनी है। सैलरी तो उनकी बढ़नी नहीं है, सिर्फ खर्चे बढ़ने हैं। और साथ साथ जो है हर चीज़ जैसे कि महंगी हो जाएगी, तो वो उसके ऊपर पड़ेगी। तो जो आम आदमी जो है वो किस तरह से गुजारा करेगा, ये बात तो ये लोग सोचते नहीं है ना। हमारे पॉलिटिशियंस को तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इन्होंने कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूट किया होता है इन्होंने। कुछ भी बल्कि नहीं। जो भी पैसा पहले भी आते रहे, सालों से ये तो लोन ले रहे हैं, लेकिन उस लोन को ये बजाय पाकिस्तान में लगाने के, हमेशा सभी कहते हैं कि दोबारा बाहर पहुंच जाता है वो पैसा, जहां से आया होता है घूम फिर के वहीं के अकाउंट्स में चला जाता है। कभी ये लोग प्लॉट ले लेते हैं और कभी घर ले लेते हैं। लेकिन अब इनके लिए काफी मुश्किल तो होगी, लेकिन वो आम आदमी को होगी, और वो भी मिडिल क्लास को होगी ज्यादा। देखिए, लोअर क्लास के पास तो वैसे ही कुछ नहीं होता कि उनके कौन से ऐसे बैंक अकाउंट्स होंगे या ऐसे कौन से खर्चे होंगे। यहाँ तो वो ये जो होती है हमारे यहाँ जो स्लम एरियाज होते हैं, इनमें जो लोग रहते हैं, वो तो वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने कुंडे शुंडे डाले होते हैं। कराची में भी यही है और बाकी नहीं जगह पे, लेकिन तो यार, उसको नहीं टेंशन ऐसा होगी। नहीं है, टेंशन ये होती ना है। ही अपर जितना क्लास को गरीब होगी, होता है उसको भी जिसके उतनी। पास बेताशा हर किसी पैसा को है कि लगता है इन्हें शायद पता मैं ही मिडिल नहीं क्लास का हूँ तो कि मुझे ही सबसे इतना ज्यादा पैसा इनके पास है। मसला मुझे होगा। याद है एक ज़माने में मेरे फादर कहा करते थे कि नवाज शरीफ के पास इतना पैसा है कि उसको पता ही नहीं कि कितना है, मतलब इतना ज़्यादा पैसा है। तो उस इस किस्म के लोग जो हैं उन्हें भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो सिर्फ़ अपर मिडिल क्लास, और जो मिडिल क्लास आएगी ना, सारा बोझ इनके ऊपर आएगा। इसलिए कि वो मत हमने जो है वो अपना
स्टेटस भी रखना होता हमने है, देखा ना। एक मतलब एक दिखावा भी दिखाना होता है, उसके साथ मतलब हालत भी खराब होती है। तो वो चीज़ जो है ना, मतलब चारों कमरे होंगे तो चारों कमरों में जो है वो एसी होंगे, लेकिन वो चलेगा एक ही। तो अब ये अच्छा। वाली हालत है। जी। अच्छा आरजू जी, एक बात बताइए कि अब आपको क्या लग रहा है कि आपके जो महीने का बजट है आपके घर का चलाने का, वो कितने परसेंट हाइक होने वाला है? डबल होने वाला है, डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा शायद, मुझे तो यही लग रहा है। क्योंकि वो तो हर चीज़ जब आप ज़्यादा कर देंगे, हर चीज़ को महंगा कर देंगे, हर चीज़ डबल से भी ज़्यादा है, तो फिर घर के खर्चे भी यही होंगे। जैसे मैंने कहा ना कि अगर किसी का 2 लाख में घर चलता है, तो अब उसको 5 लाख चाहिए होंगे। अब वो 5 लाख में के 3 लाख वो किधर आरजू से जी वो लाए? कंपेयर ये कर रही हैं जो चीज़ दो जो है वो लाख लोगों में को घर सोचनी चलता है। पड़ेगी कि क्या करें? आम जॉब्स बंदे भी का नहीं किधर से है, दो जो लाख में घर छुट्टी है चलता है उनकी यार, खत्म हो वो रही सिर्फ है। अपने घर की कितनी चीज़ों बता में रही हैं कि 2 लाख में घर कमी चलता है। करेंगे। ठीक है, लोग कहेंगे एसी नहीं चला रहे, या एसी तो वैसे भी नहीं चलने वाले हैं आगे। उसकी वजह ये है कि ये लोड शेडिंग करेंगे ठीक-ठाक किस्म की, क्योंकि इनके पास इतना पैसा तो नहीं है कि ये सबको बिजली प्रोवाइड करें, तो वो ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो आएगी नहीं, तो एसी भी नहीं चलेंगे। लेकिन बाकी की चीज़ें तो हैं लोगों की, वो तो उन्होंने पूरी करनी है। बहुत से चीज़ें जो मेडिकल लोग लेते हैं, हॉस्पिटल वगैरह, हर चीज़ में दवाइयों के भी दाम बढ़ जाएँगे, मेडिसिन भी मुश्किल से मिलेंगी। तो यहाँ हालत जो है वो बहुत ख़राब होने वाली है, बल्कि अभी से होती हुई दिखाई दे रही है। बाहर अगर आप निकलें, तो पहले जितने लोग नज़र आते थे, उससे कहीं ज़्यादा माँगने वाले नज़र आ रहे हैं। और ये तो वो लोग हैं जो सड़क पर हैं, जो जान-पहचान वाले हैं, वो भी मैसेज और फ़ोन करते रहते हैं। तो ये हालत हो गई है लोगों की। सबसे थोड़ी दिन पहले इशाक डार साहब ने कहा था कि अब तो अल्लाह ही देश को चलाएगा। अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है आपके फॉरेक्स रिजर्व का, वो $3 बिलियन से भी नीचे हो गया, शायद $2.8 बिलियन हो गए या 2.9 है। और ओवरऑल जो मैंने कैलकुलेशन की, मैंने जो देखा, तो ये नियर अबाउट 2 हफ्ते का इससे आप इंपोर्ट कर सकते हो। अब एक तरफ आईएमएफ की शर्तें, महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो आपका फॉरेक्स रिजर्व कम होता जा रहा है, इट मींस कि आप चीज़ों को इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, आप खरीद नहीं कर पाओगे। और जो $1.2 बिलियन मिले हैं वो तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। और आपका जो डेब्ट है वो तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इससे कैसे निपटेगी? मतलब मेरा सवाल ये है कि अपने आप को श्रीलंका वाली हालत में जाने से क्या पाकिस्तान रोक पाएगा? और रोक पाएगा तो कैसे रोक पाएगा? ये तो मैं नहीं कह सकती कि ये रोक पाएँगे या नहीं, लग तो यही रहा है कि ये रोक लेंगे किसी न किसी तरीके से। वो ये कर लेंगे, इसलिए कि वो ये वाला हुनर हमें आता है, ये आर्ट हमसे कोई नहीं ले सकता कि हमें पैसे कैसे निकलवाने हैं। तो वो कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो हम जुगाड़ लगा लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब उस पैसे को लेकर अगर ये पाकिस्तान में रोकेंगे नहीं, पाकिस्तान में रोकने वाला चाहिए पैसे को, फिर ही कुछ हो पाएगा। उसके बाद अपनी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसको ये दोबारा से खोलें जो बंद हो गई हैं। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान शुरू से ऐसा ही था, कोई ट्रेड नहीं थी, कुछ नहीं था। पहले होता ही था, ट्रेड भी होता था और चीज़ें होती थी। उस तरफ जब तक ये वापस नहीं जाएँगे और कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, श्रीलंका बनता हुआ तो ख़ैर मैं नहीं देख रही, लेकिन ये ज़रूर है कि ये साल बार-बार कहा जा रहा है कि बहुत टफ़ है। वैसे हम लोग भी इतने ढीठ हैं ना कि हम लोग सुन-सुन के ना ऐसे हो गए हैं कि अब जब कुछ मुश्किल आएगी ना, तो वो इतनी ज़्यादा मुश्किल लगेगी नहीं, क्योंकि मुसलसल कहा जा रहा है ना, एकदम से सरप्राइज़ नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अभी से लोगों ने थोड़ी बहुत प्लानिंग शुरू कर दी है, थोड़ा बहुत अपना देख रहे हैं क्या चीज़ कम कर सकते हैं, क्या नहीं हो सकता। होटलिंग ना करें, घर में ही खाएँ या जो व्हाटएवर, जिसके बस में जो होगा वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर भी काफ़ी मुश्किल लाइफ़ होगी लोगों की, और इससे जो है वो बचा नहीं जा सकता। मतलब मुझे ये लग रहा है आरजू जी कि चलिए खर्चे भरे कम करें, लेकिन जो सियासतदान हैं वो बिरयानी खाते रहेंगे जैसे पहले खाते रहे हैं, और आटा नहीं मिल रहा है तो वो बेचारे रोटी के लिए मरते रहेंगे लाइन में। मतलब मुझे तो यही लग रहा है कि अभी भी ऐसा चलेगा ज़रूर। नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग जी बहुत लोगों में अवेयरनेस आ गई है सोशल मीडिया की वजह से। तो अब अगर ये कहीं पे होटल में खाना खाते हुए दिखे और पब्लिक के पास रोटी ना हुई, तो ये वहीं पिट जाएँगे। पब्लिक इनको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि अब मौसम आ रहा है गर्मी का, और ये बाहर बैठ-बैठ के वो जो हवा खाते-खाते खाने खाते हैं ना, उस तरह के रेस्टोरेंट्स हमारे यहाँ ज़्यादा हो गए हैं। तो ये जब वहाँ बैठेंगे और ये कोई 10-15 इन्होंने डिशेज़ मँगाई, तो उधर ही ये पिटेंगे। तो इसलिए इनको भी अब ख़्याल करना पड़ेगा, इनके पास भी दूसरा रास्ता नहीं है। ये वो नहीं है कि भाग जाएँगे, ये भाग भी नहीं सकेंगे, क्योंकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वहाँ वो नहीं छोड़ेंगे इनको। आपने देखा है कि किस तरह की बातें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ करते हैं,
तो इसलिए अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि ये मुल्क की हालत को थोड़ा सा बेहतर करें। थैंक यू आरजू जी कि आपने इतनी डिटेल में और आसान शब्दों में सब कुछ बताया पाकिस्तान। देखिए, अब पड़ोसी होने के नाते हम भी ये जानना चाहते हैं कि चल क्या रहा है, नहीं चल रहा है, क्या ज़्यादा मुश्किल में तो नहीं है। मुझे ये आलोक जिज्ञासा भाई बनी की ये रहती बात है। अच्छी तो लगती आपने है पूरी कि चीज़ें ये समझाई और कुल मिलाकर मुझे भी यही लग रहा है कि अभी तनकीद आने करते हैं वाला लेकिन वक्त दिल से जो और है भी ना ज़्यादा वो मुश्किल होने वाला है पूरे बड़े पाकिस्तान के लिए। पॉजिटिव उम्मीद हैं। करते हैं कि शायद हालत ठीक हो जाए और आप लोग इस मुश्किल घड़ी से बाहर आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला मेरे लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मैं बाकी चीज़ों से एग्री करता हूँ, सब चीज़ों से, कि हालात पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बुरे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन एक चीज़ से मैं सिर्फ एग्री नहीं करता कि अगर सिर्फ इंसान ये समझे कि ये मुश्किल मेरे ऊपर आई है या मेरे जैसे तबके के ऊपर आई है, गरीब को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अमीर को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम जैसों को फ़र्क पड़ेगा, ये बात गलत है। मेरा मानना ये है कि अगर टैक्सेस लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा अमीरों पर लगाए जाएं। जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो गरीब बंदे ने, देखो अगर मेरे ऊपर टैक्स ज़्यादा लगेगा या आरजू जी के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगेगा, कम से कम हम लोग खाना तो खा लेंगे, नंगे तो नहीं फिरेंगे, कपड़ा तो पहन लेंगे हम लोग। हमारा फिर भी सिस्टम कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। जैसे वो कह रही है 2 लाख से घर चलता है तो वो 5 लाख से हो जाएगा। कितने लोगों का घर 2 लाख से चलता है? 10%, 10% भी शायद पूरा ना हो। हमारी पाकिस्तान की ज़्यादा जो अवाम है वो तो गरीब है, बहुत गरीब है। आप रूरल एरियाज़ में जाकर देखें तो आप दंग रह जाएंगे कि कैसे गुजारे होते हैं। 10-10 हज़ार में, 15-15 हज़ार में पूरी फैमिली रहती है। तो 2 लाख वाले को वो कहती हैं कि फ़र्क पड़ेगा, लेकिन नहीं जी, गरीब तो वो वैसे भी वो जो है वो कुंडा डाल लेगा। यार कहना बहुत आसान है, उनको भी बिजली चाहिए तो सही ना। अगर वो पे नहीं कर सकते वो आखिरकार क्या करें? फिर कहते हैं वो चोरी कर रहे हैं, वो बिजली चोरी कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। नहीं कर सकते ना, वो बिल नहीं पे कर सकते। चीज़ चाहिए ना। बच्चा तो उनका भी रोता है रात को, जब गर्मी लगती है तो उनका बच्चा भी बोलता है कि मुझे हवा चाहिए। रोटी हम लोग तो इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर लेंगे ना कि आज बिरयानी बने, आज जो है वो ये मटन बनना चाहिए, आज जो है ये बनना चाहिए। यार उनको सिर्फ खाना चाहिए। उनके बच्चे ने तो सिर्फ ये कहना है कि यार मुझे खाना चाहिए, बस कुछ भी ला दो, रोटी ला दो, कुछ भी हो जाए साथ। इस चीज़ से मैं सिर्फ बीच में पूरी वीडियो में मैं सर में मैंने लाया था, मैंने कहा मैं डिसएग्री करता हूँ कि अगर गरीब को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आजकल के दिनों में ना ये जो घी की प्राइसेस, ऑयल की प्राइसेस, आटे की प्राइसेस, ये क्या सिर्फ अमीर लोग खाते हैं? चीनी, आटा देखें, कोई बहुत भी गरीब है तो उसने रोटी खानी है। जो हमारा कल्चर है, रोटी के बगैर तो हम लोग खाना खा नहीं सकते। चावल है, रोटी है, यही चीज़ें खानी है। तो जब ये महंगी हो रही हैं, घी और ऑयल की प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हुई हैं इन तकरीबन 3 महीनों के अंदर अंदर। तो आप सोचें ना कि गरीब कैसे गुजारा करेगा, जिसकी जो दिहाड़ी है, मजदूरी है, वो बेचारे की रोज़ की 500 या 1000 रुपया होगी। 500 होती है ज़्यादातर, 500-800 ये होती है। तो अगर वो महीने का 25 से 30 हज़ार कमाता है तो उसने घर का किराया भी देना है, उसने जो है ये सारे यूटिलिटी बिल्स भी देने हैं, ग्रॉसरी करनी है, कोई बच्चा बीमार हो गया तो उसको भी वही केयर चाहिए। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं? मुझे बड़ा दुख होता है वैसे आलोक भाई कि मुझे सिर्फ ये बात मतलब 1-2 वीडियोस मैंने देखी थी तो मुझे बुरी लगी थी कि अगेंस्ट होता है पाकिस्तान के, लेकिन मुझे तब भी कमेंट्स आए थे काफ़ी कि यार ये इतने अगेंस्ट नहीं है, ये दिल से बड़े नरम है पाकिस्तान के लिए, ये अच्छा सोचते हैं। हाँ, वो एक इंडियन मीडिया लेटेस्ट वाले हैं, उनका नाम भी मुझे नहीं पता, वो बहुत ज़्यादा यार दिल में जहर सा लगते हैं, लेकिन लोग भाई अच्छे हैं। आज भी मुझे ये फील हुआ है कि वो जो है ना बड़े उसमें बात कर रहे थे, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बुला के देखें, उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। उम्मीद हम भी करते हैं यार। मेरा तो ख़ुद भी बड़ा दिल दुखता है जब मैं ऐसे हालात देखता हूँ कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और हम लोग अभी तक जो हैं वो इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि हमें कोई इमदाद दे देगा तो हमारे 2 हफ़्ते की जगह 4 हफ़्ते गुजर जाएंगे। पता नहीं कब पाकिस्तान के हालात हम ये सुनेंगे जो हमेशा ही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजारा है। पता नहीं मुश्किल दौर कब ख़त्म होगा। तो गैस खैर, आप लोग भी हम लोगों के लिए दुआ किया करें। हम लोगों को भी मतलब पड़ोसी होने के नाते, जैसे उन्होंने कहा कि हम लोग जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे होगा।
तो ये पॉलिटिशियन से तो मुझे खैर कोई उम्मीद ख़ास नहीं है, ना इनकी कैबिनेट कम हो रही है। बंदा कहे कि कम से कम अपनी कैबिनेट तो छोटी करो यार, इतने वज़ीर, इतने उनके ऊपर जो है वो ख़र्चे किस चीज़ के भाई। आप एक गरीब मुल्क हो, आप कम से कम अपनी कैबिनेट रखो और सादा तरीके से चलाओ कैबिनेट को, और उनकी जितनी भी उनको आपने मराहत दी हुई हैं उसको कम करो। 4-4 गाड़ियाँ दी हुई हैं, पेट्रोल दिया हुआ है, रिटायर होने के बाद भी उनको सारी ज़िंदगी जो है उनका बिजली का बिल उनकी सरकार पे कर रही है। तो फ्रेंड्स, बहरहाल अगर आप लोगों को कुछ भी कहना हो कमेंट में, तो आप लोग बिला झिझक कह सकते हैं मेरे बारे में, पाकिस्तान के इस हालात के बारे में, और प्रे कर सकते हैं। आप लोगों से तो इतनी ही इल्तिजा है कि आप लोग हमारे लिए प्रे किया करें। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।